नमस्ते दोस्तों, हमारा न्यू सक्षम कोचिंग का चैनल एनवीएस एकेडमी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। एनवीएस एकेडमी के ऊपर हार्दिक स्वागत। हमने इसी एनवीएस एकेडमी के अंदर हमने प्रारंभ कर दिया था मौर्य वंश से, और मौर्य वंश के अंदर भी हमारा चल रहा था मौर्य वंश के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। यानी हमारा वीडियो नंबर था 7वां, जो हमारा आज अंतिम वीडियो होगा। यानी मौर्य वंश के अंदर हम आज कुल 7 वीडियो बना चुके हैं और यह आज हमारा 7वां वीडियो है। इसी के साथ में हम मौर्य वंश को समाप्त करेंगे। तो हमने देख लिया था, देखो मौर्य वंश के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था, और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर हमने देखो क्या क्या देख लिया था, उसके अंदर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर एक तो हमने इसकी मंत्री परिषद देख ली थी, इसके अलावा हमने यहां पर मंत्री देख ली थी, इसके अलावा हमने यहां पर जो 18 तीर्थ थे, तीर्थ, तो यहां पर हमने मंत्री परिषद देख ली थी, प्रशासन के अंदर मंत्री देख लिया था। इसके अलावा जो हमारे तीर्थ थे, जो विभाग थे, इनके बारे में हम चर्चा कर ली थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इन अध्यक्षों के बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर प्रांतीय व्यवस्था, जो प्रांतीय व्यवस्था जिसको हम चक्कर बोलते थे, कि मौर्य काल के अंदर उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चक्र या प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय में इन प्रांतों की संख्या, चक्रों की संख्या कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में हमने यहाँ पर नगरीय प्रशासन देख लिया था। नगरीय प्रशासन के बारे में भी हमने देख लिया था जी। इसी नगरीय प्रशासन के अंदर यहाँ पर 6 समितियों का गठन किया गया था। यहाँ पर एक मंडल होता था। मंडल के अंदर कुल कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे। इन 30 सदस्यों को कितने समितियों के अंदर बांटा गया था? 6 समितियों के अंदर बांटा गया था। अर्थात एक समिति के अंदर कितने सदस्य हुआ करते थे? 5 सदस्य होते थे। और जनगणना के हमें पहले अगर अवशेष मिले हैं तो कौन से काल से मिले थे? मौर्य वंश से हमारे यहाँ पर प्रारंभ हुए थे। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, नगरीय व्यवस्था देख ली थी, प्रांतीय व्यवस्था देख ली थी, जो यहाँ पर अध्यक्ष होते थे 26 अध्यक्ष, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। जो 18 तीर्थ थे इनके बारे में हमने चर्चा की थी। जो यहाँ पर मंत्री थे इनके बारे में चर्चा की थी। और यहाँ पर मंत्री परिषद के बारे में भी हम राजा की सहायता के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। अब आज हम देखते हैं इसी मौर्य काल के अंदर जो कितने प्रकार के सिक्के चलते थे, और इन सिक्कों को उसमें किस नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ा सिक्का कौन सा होता था, सबसे छोटा सिक्का कौन सा होता था, लेन देन के अंदर यानी मौर्य काल के अंदर प्रचलन में कौन सा सिक्का प्रचलित था, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं मौर्य कालीन सिक्के। मौर्य कालीन सिक्के, मौर्य कालीन सिक्के देखते हैं दोस्तों। मौर्य काल के अंदर उसमें यहां पर कुल 4 प्रकार के सिक्के प्रचलन के अंदर थे। एक सिक्का था जिसका नाम था पण या कांसापण, पण या कांसापण के नाम से इसे जाना जाता था। एक सिक्का था दूसरा स्वर्ण, एक सिक्का होता था मासक, और एक सिक्का होता था काकनी। देखते हैं दोस्तों यहां से क्वेश्चन किस आधार पर बनता है और कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सिक्का का नाम है जिसका नाम है पण या कांसापण। ये किस धातु का बना होता था? चांदी का। चांदी के सिक्का, तो चांदी का सिक्का होता था उसे हम किस नाम से जाना जाता था? पण के नाम से जाना जाता था। और ये पण के अंदर यानी आयात निर्यात के अंदर देखिए, या प्रचलन के अंदर उसमें अगर कोई भी वस्तु लेनी है तो किसके अंदर ली जाती थी? पण के अंदर। तो प्रचलन में कौन सा सिक्का था? ये सिक्का कैसा था? उस समय प्रचलन के अंदर सिक्का था। सर्वाधिक प्रचलन में कौन सी सिक्का का प्रयोग किया जाता था?
पढ़ता। तो केवल क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल के अंदर जो प्रचलन में कौन सा सिक्का होता था, तो वो कौन सा है, पानी स्वर्ण, ये होता था सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। ये सिक्का सबसे बड़ा होता था, सबसे बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का कौन सा हुआ हमारा, स्वर्ण। मासक, ये होता था तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का। और काकनी, ये भी होता था तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का। लेकिन इस मासक से कुछ छोटा होता था, तो ये सबसे छोटा होता था, सबसे छोटा सिक्का कौन सा हुआ हमारा, काकनी। तो पानी या कांसापड़ किसका होता था, चांदी का सिक्का। मौर्य काल के अंदर प्रचलन में कौन सा सिक्का हुआ हमारा, पानी। सबसे बड़ा सिक्का कौन सा हुआ यहाँ पर, स्वर्ण। और सबसे छोटा सिक्का कौन सा हुआ हमारा, काकनी, जो तांबे का सिक्का होता था। तीसरी बात ये देखते हैं कि इन मौर्य कालीन सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था, आहत सिक्के। इनको आहत सिक्का क्यों बोला गया था, क्योंकि इन सिक्कों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेख प्रचलन में नहीं था, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं लिखा जाता था। इन सिक्कों के ऊपर क्या होता था, 5 प्रकार के चित्र अंकित होते थे, इसलिए मौर्य कालीन सिक्कों को पंचमार्गी, पंचमार्गी सिक्के के नाम से जाना जाता है, या इनको आहत सिक्के के नाम से इनको जाना जाता था। तो ये तो थे हमारे मौर्य कालीन सिक्के। यानी मौर्य काल के अंदर हमारे कुल कितने हुए यहाँ पर सिक्के हुए, 4 प्रकार के सिक्के हैं। सबसे बड़ा सिक्का कौन सा है, स्वर्ण है। उस समय प्रचलन में सिक्का कौन सा था, पन या कांसापड़ था। सबसे छोटा सिक्का कौन सा हमारा, काकनी भी। मौर्य कालीन सिक्कों को क्या बोला गया है, आहत सिक्के या पंचमार्गी सिक्के के नाम से भी इनको जाना जाता था। अब हम देखते हैं इसी मौर्य काल के अंदर, ये तो हमारे 20 सिक्के के अंदर कौन कौन से उस समय सिक्के प्रचलन में थे। अब हम बात करते हैं मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था, मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो न्याय व्यवस्था थी वो अत्यंत कठोर थी। यानी मौर्य काल के अंदर जो न्याय व्यवस्था की गई थी वो अत्यंत कठोर थी। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ से मार दी तो आदेश होता था कि उसका हाथ काट दिया जाता था। अब देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर न्यायालय कितने प्रकार के होते थे। तो उस समय न्यायालय होते थे 2 प्रकार के, एक होता था कंटक सदन और एक होता था धर्मस्थली, धर्मस्थली के नाम से। 2 प्रकार के उस समय न्यायालय होते थे, एक होता था कंटक सदन और दूसरा होता था धर्मस्थली। जो कंटक सदन न्यायालय होता था इसके अंदर मामले आते थे फौजदारी मामले, फौजदारी मामले। और जो फौजदारी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था उसे बोला गया था परदेष्टा, परदेष्टा के नाम से इसे जाना जाता था। जो धर्मस्थली न्यायालय कौन से कहलाते थे, जिनके अंदर दीवानी मामले आते थे, दीवानी मामले। और दीवानी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो कहलाता था व्यवहारिक के नाम से, व्यवहारिक के नाम से इनको जाना जाता था। तो इसी मौर्य काल के अंदर हमारी न्याय व्यवस्था है, ये तो अत्यंत कठोर थी। उस समय 2 प्रकार के यहाँ पर न्यायालय होते थे, एक था कंटक सदन जिसके अंदर फौजदारी मामले आते थे, और इस फौजदारी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो क्या कहलाता था, परदेष्टा के नाम से उसे जाना जाता था। एक होता था धर्मस्थली, धर्मस्थली के अंदर हमारे कौन से मामले आते हैं, यहाँ पर दीवानी मामले आते थे, और जो दीवानी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो व्यवहारिक के नाम से इसे जाना जाता था।
तो ये थी हमारे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। अब देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो गुप्तचर व्यवस्था होती थी उसके अंदर ये कितने प्रकार की होती थी और ये कैसी होती थी, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था देखते हैं। एक तो मौर्य काल के अंदर जो गुप्तचर होते थे इनको बुलाया गया था गुड पुरुष, अच्छे व्यक्ति। मौर्य काल के अंदर गुप्तचरों को बुलाया गया गुड पुरुष के नाम से इनको जाना जाता था। मौर्य काल के अंदर गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के होते थे। एक होता था संस्था और एक होता था संचार। एक प्रकार के होते थे संस्था और एक होते थे संचार। संस्था का मतलब है एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर, एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? संस्था के नाम से इनको जाना जाता था। संचार, भ्रमणशील, भ्रमणशील गुप्तचर जो घूमने वाले थे, अनेक स्थानों पर घूम फिर के वो अपने सूचना एकत्रित करते थे, जिनको हम क्या बोलते थे? भ्रमणशील गुप्तचर। और एक कौन से कहलाते थे? संचारक के नाम से जाना जाता था। जो एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर थे, एक ही स्थान पर रहकर अपनी सूचना प्राप्त करते थे, वो कौन से कहलाते थे? संस्था के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं मौर्य काल के अंदर जो गुप्तचर होते थे क्या वो महिलाएं भी हुआ करती थी? मौर्य काल के अंदर महिला गुप्तचर भी होती थी, महिला गुप्तचर भी होती थी और महिला अंगरक्षक भी हुआ करती थी। महिला अंगरक्षक या महिला गुप्तचरों को बोला गया था मौर्य काल के अंदर सम्रानुगिनी, सम्रानुगिनी के नाम से इनको जाना जाता था। यानी कई बार क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल के अंदर महिला गुप्तचरों को क्या बोला गया है? तो इनको क्या बोला गया है? सम्रानुगिनी के नाम से इनको जाना जाता था। तो ये थी दोस्तों हमारी गुप्तचर व्यवस्था के अंदर। अब हम इसी के अंदर देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर हमने सिक्के देख लिए इसी के अंदर, और इसी के अंदर हमने यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था देखी है। अब देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर क्या दास प्रथा भी थी या नहीं थी? क्या मौर्य काल के अंदर कितने प्रकार के दास रहते थे? इनके बारे में भी कहीं पर उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं दोस्तों। लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था है या कैसी भी प्रशासनिक व्यवस्था है, इसकी जानकारी के हमें स्रोत मिलते हैं। हमारे पास में दो ग्रंथ हैं, एक अर्थशास्त्र है और एक मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। इन दोनों के आधार पर यहाँ पर कई बार विवाद हो जाता है, मतभेद है इनके अंदर भी। तो हम इसी के बारे में यहाँ पर ये जो डाउट है इसके अंदर जो मतभेद है इसका भी हम यहाँ पर हल करते हैं दोस्तों। देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर कितने प्रकार की जातियां रहती थी। मौर्य काल के अंदर क्या दास प्रथा भी रहती थी? क्या मौर्य काल के अंदर जो न्याय व्यवस्था थी इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब देखते हैं मौर्य काल के अंदर जो हमारे स्रोत मिलते हैं मौर्य काल के अंदर इसकी जानकारी के, वहां से हम दो ग्रंथ उठा लेते हैं। एक है इंडिका, मेगस्थनीज की पुस्तक है कौन सी? इंडिका। और एक था हमारे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इसी की पुस्तक की कौन सी हमारी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पहले तो ये देख लेते हैं कि मेगस्थनीज है कौन। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजू था
और ये मेगास्थनीज भारत में आया था 304 ईसा पूर्व के अंदर और ये चला गया था 299 ईसा पूर्व के अंदर। कोटली को आप जानते हो लाहौर का निवासी था जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। अब देखते हैं मेगास्थनीज क्या बोलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में ये लिखा हुआ है, यानी मेगास्थनीज ये बता रहा है कि भारत के अंदर उसमें कितनी प्रकार की जाति रहती थी। 7 प्रकार की उसमें भारत के अंदर जातियां रहती थी। इसके अलावा मेगास्थनीज ने ये भी बोला है कि उस समय भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। भारत में उसमें कितने प्रकार की जाति हैं? 7 प्रकार की जाति हैं, लेकिन इनमें भारतीयों को क्या नहीं था? लिखना पढ़ना नहीं आता था। तीसरी बात उसने क्या बताई? मेगास्थनीज ने यह भी बोला है कि उस समय भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के उसमें दास बताए हैं। कितने प्रकार के दास बताए थे उसने? कौटिल्य ने 9 प्रकार के। मेगास्थनीज जी बोल रहा है कि उस समय भारत में क्या नहीं थी? दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए? यहाँ पर 9 प्रकार के दास बताए हैं। अर्थात हम मानेंगे किसको? कौटिल्य को, कि उसमें दास तो थे, लेकिन स्वामी और दास का, स्वामी और दास का व्यवहार, स्वामी के समान ही व्यवहार होता था किसका? दास का। तो मेगास्थनीज ये नहीं पहचान सका कि कौन स्वामी है और कौन दास है, लेकिन उसमें यहाँ पर कुल कितने प्रकार के दास रहते थे? 9 प्रकार के यहाँ पर दास रहते थे। अब देखते हैं दोस्तों कि ये अर्थशास्त्र किस विषय के ऊपर लिखी गई है, इसके अंदर कुल कितने प्रकरण हैं, कितने भागों के अंदर बटे हुई है, इसमें कितने श्लोकों की संख्या है, अर्थशास्त्र की शैली कौन सी है, अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी है, देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़े हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे अर्थशास्त्र कि अर्थशास्त्र किस विषय के ऊपर लिखी गई है, अर्थशास्त्र के अंदर कितने प्रकरण हैं, ये कितने भाग या अध्ययनों के अंदर बटी हुई है, अर्थशास्त्र के अंदर श्लोकों की संख्या कितनी है, किस विषय पर है, कौन सी भाषा में है, कौन सी शैली में है, लिखने वाला, प्रकाशन करने वाला विद्वान कौन था। तो पहले में हम देख लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर अर्थशास्त्र का प्रकाशन हुआ था 1902 में। किसके द्वारा किया गया था? श्याम शास्त्री के द्वारा इस अर्थशास्त्र का प्रकाशन किया गया था। अब देखते हैं अर्थशास्त्र की शैली कौन सी है। शैली, अर्थशास्त्र कौन सी भाषा में लिखा गया है, अर्थशास्त्र के अंदर कितने अध्याय या भाग, अध्याय या भाग, अर्थशास्त्र के अंदर कितने प्रकरण हैं और अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं। 5-6 फैक्ट हैं दोस्तों अर्थशास्त्र से संबंधित, देख लेते हैं। और ये किस विषय पर लिखी गई है, किस विषय पर लिखी गई। तो अर्थशास्त्र का प्रकाशन हुआ दोस्तों 1902 में श्याम शास्त्री के द्वारा करवाया गया था। अर्थशास्त्र कौन सी शैली में लिखी गई है? महाभारत की शैली में, महाभारत की शैली में लिखी गई है। कौन? अर्थशास्त्र। रचयिता कौन था? कौटिल्य। भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। अध्याय या इसके अंदर भाग कितने हैं? 15 भागों के अंदर बटी है। प्रकरण कितने इसके अंदर है? 180 इसके अंदर प्रकरणों की संख्या है। श्लोकों की संख्या है लगभग 4400 श्लोकों की इसके अंदर संख्या है। विषय कौन से विषय के ऊपर? अर्थशास्त्र विषय पर लिखी गई पुस्तक नहीं है दोस्तों, ये राजनीति व नीति शास्त्र,
राजनीति व नीति शास्त्र के ऊपर लिखी गई पुस्तक है हमारी कौन सी? अर्थशास्त्र है। तो ये फैक्ट भी दोस्तों हमारे यहाँ पर 5 अर्थशास्त्र से संबंधित। अब इसी के अंदर देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर कुल कितने प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। तो उसमें कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख किया गया था। ये इन 21 करों का उल्लेख हमें कौन से अभिलेख से मिलता है? तो रुम्मनदेही अभिलेख से हमें इन करों का उल्लेख किया गया था। यानी मौर्य कालीन आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख हमें कौन से शिलालेख से प्राप्त हुआ है? तो रुम्मनदेही शिलालेख से हमें प्राप्त हुआ था। और ये रुम्मनदेही शिलालेख हमें आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के यानी बल्ली व भाग। एक बार किसने आया था? बल्ली व भाग क्या है? तो बल्ली व भाग क्या थे? करी थी दोस्तों। तीसरी बात देखते हैं यहाँ पर मॉक्स, यानी विवाह के अंदर मौर्य काल के अंदर जो विवाह विच्छेद होता था इसको हम क्या बोलते थे? मॉक्स के नाम से जाना जाता था। मॉक्स प्राप्त हो गया। विवाह विच्छेद को हम क्या बोलते थे? मॉक्स के नाम से जाना जाता था। तो हमारा दोस्तों ये हमारे मौर्य वंश के अंदर हमने कुल कितने चैप्टर देखे? यहाँ पर 7 वीडियो हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें इसको। थैंक यू दोस्तों। कल हम देखेंगे गुप्त काल से संबंधित, या जो आप कमेंट्स के अंदर बता देना कि आप कल कौन सा हमारा इसके बाद में चैप्टर पढ़ना चाहते हो दोस्तों। ओके दोस्तों।